दोस्तों नमस्कार। मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एग्ज़ाम कोच यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग राष्ट्रपति वाला टॉपिक कर रहे थे और इसके पहले हमने राष्ट्रपति की शक्तियां आपको करवा रहे थे। तो आपको याद होगा राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत यानी जो राष्ट्रपति की शक्तियां इसको देख रहे थे। तो राष्ट्रपति की शक्तियां पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां बताई। तो हमने सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव पावर बताया, फिर हम आपको लेजिस्लेटिव पावर हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये हमने बताया। एग्जीक्यूटिव पावर्स हमने आपको समझा दिया है। इसके साथ ही हमने फाइनेंशियल पावर्स भी आपको बता दिया है। फाइनेंशियल पावर्स के साथ हमने आपको जुडिशियल न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंस, जुडिशियल पावर्स के साथ हमने आपको डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर हमने आपको बताया। डिप्लोमेटिक पावर के बाद हमने आपको इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमने आपको समझा दिया। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमने आपको बताया। और इसी के आगे जो टॉपिक आज हम लोग समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। ऑर्डिनेंस यानी इसी को क्या कहा जाता, इसी को अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, ये किस अनुच्छेद में है? अगर इसका अनुच्छेद पूछा जाए तो 123 यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो आज की क्लास में हम अध्यादेश को समझेंगे कि क्या अध्यादेश क्या होता है और अध्यादेश जारी कब किया जाता है। दूसरा, क्या अध्यादेश का महत्व उतना ही होता है जितना संसद के द्वारा यानी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो आपका मेन टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता? अध्यादेश जारी किया जाता है। आप कहेंगे सर ये बताइए अध्यादेश जारी कब किया जाता है? तो अध्यादेश जारी किया जाता कब? जब यानी संसद के दोनों सदन का मतलब है बोथ हाउस, दोनों सदन सत्र में ना हो, बोथ हाउस इज नॉट इन सेशन,
यानी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो। पहली कंडीशन है कि अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब संसद का दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो, अर्थात उसकी कार्रवाई न चल रही हो। पहली कंडीशन बन गई। और दूसरी कंडीशन क्या है अध्यादेश को जारी करने की? दूसरी कंडीशन क्या है? तो आप कहेंगे कि अध्यादेश जारी करने की दूसरी कंडीशन क्या है? तो यानी दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो। कोई एक सदन सत्र में ना हो, यानी किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा तो है लेकिन लोकसभा भंग हो गई तो कोई कानून तब तक नहीं बन सकता, कोई कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि दोनों सदन सत्र में ना हो। जब तक कि दोनों सदन सत्र में ना हो तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे फिर उपाय क्या है? क्या उपाय है? यानी जब दोनों सदन सत्र में ना हो या फिर एक सदन सत्र में ना हो तो ऐसी कंडीशन में अध्यादेश कौन जारी करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाएगा जब यानी अति आवश्यक कानून बनाना, अति आवश्यक विषय पर कानून की अनिवार्यता हो, कानून की अनिवार्यता हो। तो ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति को ये कहा गया कि उनके द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है। क्या कहा गया? ये कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है। अब आइए अध्यादेश आएगा तो इसमें क्या बताया गया कि अध्यादेश जो आएगा, अध्यादेश जो है यानी संसद के अधिनियम की भांति, अधिनियम से निर्मित, संसद के अधिनियम से निर्मित कानून के समान अध्यादेश भी होता है। यानी जो पावर कानून में होती है सेम एज अध्यादेश का भी उतना ही महत्व होता है जितना कानून, संसद कोई कानून बनाए तो उसका महत्व होता है। तो अध्यादेश ये जारी किया गया तो कितने दिन तक जारी रहेगा? तो ये 6 सप्ताह के लिए। कितने दिन के लिए? तो ये 6 सप्ताह के लिए। 6 सप्ताह। 6 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? तो ये 6 × 7 कर लीजिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो कितना? 42 दिन। 42 दिन। कितना? 42 दिन। अध्यादेश एक बार जारी हुआ तो कितने यानी 6 सप्ताह के लिए जारी होगा, यानी 42 दिन में जारी होगा। लेकिन मान लो तब भी कोई सदन का सत्र नहीं है तो 2 सदनों के बीच जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो कितना हो सकता? 6 माह का। लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र चलेगा इनके बीच में जो मैक्सिमम गैप कितना? 6 माह का हो सकता। तो 6 माह का गैप वो और 42 यानी दिन का ये, अर्थात कितना? 6 सप्ताह। तो जो ये मैक्सिमम
इसकी अध्यादेश की जो लिमिट होती है ये पूछा जाए कितनी होती है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अगर ये अधिकतम अवधि पूछी जाए, अधिकतम अवधि आपसे पूछी जाए तो ये कितनी होती है, तो 6 माह और प्लस 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। इसका आप उसमें निकालेंगे तो कितना 180 और प्लस ये 42 ये ऐड कर लीजिए तो ये कितना 2 आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, यानी ये फिर 222 दिन, करीब 222 दिन के लिए अधिकतम अध्यादेश जारी हो सकता है, अधिकतम अध्यादेश जारी हो सकता है। अब क्या हुआ कि इसके पहले जो जैसे यहां पर यानी केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, सेम एज कंडीशन कहां दी गई, यानी सेम कंडीशन राज्यपाल के लिए भी कहा गया। राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता, तो ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो हुआ क्या, यानी जो राज्य की सरकारें थी वो गवर्नर के माध्यम से एक के बाद एक, यानी क्या, चूंकि राज्यपाल किसका एजेंट होता है, राज्यपाल कहा जाता वो केंद्र सरकार के अनुसार काम करता, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो अब क्या, केंद्र सरकार राज्यों की विधानसभा से बचने के लिए, जो राज्यों की विधानसभा होती उनसे बचने के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता, अध्यादेश पर अध्यादेश, यानी एक के बाद एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश का सहारा लिया जाता है। तो जब एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश का सहारा लिया जाए तो इसी को अध्यादेश राज के नाम से जाना जाता है। तो अध्यादेश राज, ये भी ध्यान रखिएगा, अध्यादेश राज। और ये अध्यादेश राज का मतलब क्या हुआ, तो हमने आपको अभी बताया, अध्यादेश राज का मतलब हुआ एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी किया जाना, बार बार अध्यादेश जारी किया जाना। और ऐसी कंडीशन कहाँ उत्पन्न हुई थी, तो ऐसी कंडीशन बिहार राज्य में, ऐसी कंडीशन बिहार राज्य के गवर्नर के द्वारा किया गया। बिहार राज्य के गवर्नर के द्वारा ऐसी कंडीशन उत्पन्न की गई। जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न की गई तो ये अध्यादेश राज को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा, ये बात कब की है, 1986 की। तो अब इसी केस को किस नाम से जाना जाता, वाधवा वाद केस के नाम से जाना जाता। और इस वाधवा केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी अध्यादेश राज्य को, अध्यादेश जो राज्य है इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, कहा गया कि एक ही विषय पर अगर बार बार अध्यादेश जारी किया जाता है तो यह संविधान के साथ धोखा किया जा रहा है। एक ही विषय पर आप बार बार अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और ये
वाधवा वाद केस 1986 में आता है, और जो बिहार के गवर्नर के द्वारा बार बार अध्यादेश जारी किए गए थे उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपका, यानी इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जिनका संबंध किससे है, सीधे अध्यादेश से है। जिनका संबंध किससे है, सीधे अध्यादेश से है। अब इसमें एक चीज और समझिएगा कि मान लो अध्यादेश कोई जारी किया गया, वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से जारी किया गया, तो क्या इसे, इसका जो अध्यादेश है इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता? तो अध्यादेश से संबंधित एक मामला आता है 1970 का है कूपर केस। 1970 का यानी कूपर केस 1970 का कौन सा है, कूपर, कूपर केस, कूपर केस 1970 के कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया कि अगर मलाफाइड या दुर्भावनापूर्ण मलाफाइड या दुर्भावनापूर्ण तरीके से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगर अध्यादेश जारी किया जाता है, अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। यानी इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, यानी कोर्ट में लाया जा सकता है। अगर मलाफाइड तरीके से, गलत तरीके से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो इसे क्या, यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट जांच पड़ताल करेगा कि जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जा रहा है वो सही है या गलत है, सही है या फिर गलत है। अब अगला प्रश्न ये आपका उठना चाहिए कि इसके संबंध में क्या भारत की पार्लियामेंट के द्वारा कुछ कदम उठाया गया। यानी 1970 के कूपर केस में जब ये स्पष्ट कर दिया गया कि न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो जांच पड़ताल कर सकती है कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी किए हैं वो कहीं मलाफाइड तरीके से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से तो नहीं लाए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री होती हैं, उनके द्वारा न्यायपालिका को साइडलाइन करने के लिए, दरकिनार करने के लिए एक अधिनियम भी पारित किया जाता है। और ये कौन सा अधिनियम होता है, तो इसके लिए 38वां संविधान संशोधन किया जाता। 38वां कौन सा
38वां संविधान संशोधन किया जाता है। 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन किया जाता। और ये बात कब की है? 1975 की। ये कब की बात है? कूपर केस 1970 में दिए गए डिसीजन को समाप्त करने के लिए पीएम इंदिरा गांधी, इस समय पीएम कौन है? तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, इस समय पीएम कौन? तो इस समय पीएम इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है? 38वां संविधान संशोधन किया जाता। और 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कहा जाता है कि ऑर्डिनेंस अगर जारी किया गया, ऑर्डिनेंस से राष्ट्रपति के द्वारा जो लाया गया, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसका जुडिशियल रिव्यू या इसी को क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये क्यों आया? तो ये 1970 के ऊपर केस के निर्णय को समाप्त करने के लिए आया। समाप्त करने के लिए ऐसा कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा उठाया जाता है। इंदिरा गांधी के द्वारा उठाया जाता। तो ये जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा से अलग कर दिया गया। लेकिन आगे चल करके इसी जो ये न्यायिक समीक्षा से अलग किया गया, इसी को रिस्टोर किया जाता है। और बाद में फिर कौन सा, यानी 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इसमें फिर से रिस्टोर किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है जुडिशियल रिव्यू पावर को। जुडिशियल रिव्यू पावर को क्या कर दिया जाता? अध्यादेश के मामले में फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है, फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है। यानी ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये फिर से क्लियर किया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू, अगर अध्यादेश मॉडिफाइड तरीके से लाया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा। ये 44वें संविधान संशोधन से ये फिर से किया जाता है। अब बात आती है कि आखिरकार जो जुडिशियल रिव्यू है ये अध्यादेश का होगा। तो अध्यादेश किन किन मामलों में अध्यादेश लाया जा सकता है? अध्यादेश किन किन मामलों में लाया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अध्यादेश किन किन मामलों में आ सकता है? तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कब कब आ सकता है? ऑर्डिनेंस यानी कब, किन स्थितियों में किन विषयों पर आ सकता है? किन विषयों पर? तो इसमें पहला पॉइंट, अध्यादेश किन विषयों पे आ सकता है? तो अध्यादेश यानी किन विषयों पे ये जारी किया जा सकता? तो एन ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड, एन ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड, एन ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड ओनली, यहां इस ओनली शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स, ऑन दोज सब्जेक्ट्स on which the parliament
पार्लियामेंट कैन मेक laws, कैन मेक पार्लियामेंट कैन मेक laws ओनली ऑर्डिनेंस। यहां कुछ शब्दों को हमने घेरा किया है, ध्यान समझिए। अध्यादेश केवल और केवल उन विषयों पर केवल जारी किया जा सकता, निर्गत किया जा सकता है जिन विषयों पर भारत की पार्लियामेंट, संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है। तो ऐसे समस्त विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है जिस पे पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति है। अगर वे विषय जिस पे पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, कानून बनाने की शक्ति नहीं रखती है, तो उन विषयों पर अध्यादेश अगर लाया जाता है तो ये गलत होगा, क्योंकि यहां शब्द यूज किया गया ओनली। तो हिंदी में लिख लीजिएगा कि अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या गवर्नर के द्वारा, यदि उन विषयों पर संसद कानून बनाने की पावर रखती है, कानून बनाने की पावर रखती है। और दूसरा पॉइंट समझिएगा, इसी में दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा क्या, एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट, एन ऑर्डिनेंस, एन ऑर्डिनेंस इज, an ordinance is subject to the same same constitutional limitation, to the same constitutional limitation, constitutional limitation as an act of, as an act of parliament, an ordinance is subject to the same, यहां दो बार एक सेम को काट दीजिए, an ordinance is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament, यानी कि जो एक संसद के कानून पर जो लिमिटेशन आरोपित किए जाते, सेम एज लिमिटेशन यानी ऑर्डिनेंस पर भी लागू किया जाता। कुल मिलाकर के ये कि ऑर्डिनेंस को मनमाने, दुर्भावनापूर्ण तरीके से, निरंकुशता युक्त तरीके से नहीं पेश किया जा सकता। इसके लिए भारत की न्यायपालिका बैठी है। न्यायपालिका के द्वारा क्या किया जाएगा, अगर मलाफाइड तरीके से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो भारत की न्यायपालिका उसका क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो इसको भी आप लोग क्या यानी ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा। बाकी कितने मैक्सिमम जो समय हो सकता है ऑर्डिनेंस का, मैक्सिमम आप ये लाइफ आप ऑर्डिनेंस कितना, 6 माह और 6 सप्ताह हमने आपको बताई दिया, 6 माह और 42 दिन इसका मैक्सिमम समय हो सकता है। अब ऑर्डिनेंस समाप्त कैसे होगा, तो हमने आपको बताया कि नॉर्मल स्थिति में 42 दिन के बाद इसे जब भी सदन सत्र में हो तो सदन में इसे पेश करना होगा। अगर ऑर्डिनेंस जो लाया गया उस पे कानून अधिनियम आप बनाना चाहते हैं तो जब भी जो भी अध्यादेश लाया गया है, इस अध्यादेश को जब भी संसद का सत्र चलेगा तो संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, और यहां प्रेसिडेंट, यानी इस अध्यादेश को कितने दिन के अंदर, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 माह,
6 माह 6 सप्ताह, तो इसमें क्या करना होगा, राज्यसभा से ये क्या पारित होना चाहिए, और फिर कहां जाएगा, लोकसभा में, लोकसभा से पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के बाद फिर से जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों सदनों से पारित हो जाता, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये अधिनियम बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, ये अधिनियम बन जाएगा। अगर ये पारित नहीं हो पाता है, ये पारित नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में कितना समय, तो अगर ये पारित नहीं हो पाता है, पारित नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में 6 माह 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा, यानी अध्यादेश का प्रभाव खत्म, अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा, अध्यादेश क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, यानी अब इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। कभी भी अध्यादेश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या वापस लिया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वह कभी भी अध्यादेश को क्या कर सकता, यानी वापस कर सकता है, वापस कर सकता है। तो इसको भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसको भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो हमने समझ लिया। अध्यादेश वाला भी अच्छे से हम लोग क्या किए हैं, समझ लिए हैं, अध्यादेश को भी हम लोग क्या किए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अब यहाँ एक चीज और आता है जो आपको हम बताने वाले हैं, यानी अब आपका भारत का जो ये राष्ट्रपति का है टॉपिक, एक समाप्त ही होने वाला, आज हम इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आपका ये जो भारत के राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी भारत के राष्ट्रपति की सारी शक्तियां हमने समाप्त कर ली। अब हम आज की क्लास में ही समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं कि आखिरकार भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच के जो संबंध होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति या मंत्रि परिषद के बीच जो संबंध होते हैं, उनके अंतर संबंधों को भी हम समझेंगे। और मेंस में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है। तो हम अब आपको क्या समझने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति ध्यान से समझिएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति व मंत्री परिषद, जिसका मुखिया पीएम होता है, के अंतर संबंधों की विवेचना। मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी अंतर संबंधों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए अंतर संबंधों के लिए संवैधानिक प्रावधान हम देख लिए, कौन कौन से आर्टिकल हैं,
जो अंतर संबंधों की बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधान कहां कहां किए गए ये हम समझ लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। तो एक इसमें अनुच्छेद आप शामिल कर सकते हो, अनुच्छेद 53। इसके बाद अनुच्छेद 60 जो शपथ की बात करता है, तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 60 के बाद एक और हम आगे आर्टिकल समझेंगे, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77 और एक और अनुच्छेद इसमें हम समझेंगे, अनुच्छेद 78। ये अंतर संबंधों की बात करते हैं। तो इनका हम कैसे कैसे अभी हम समझेंगे कि दोनों के बीच कैसे ये इतने आर्टिकल हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भारत के राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के अंतर संबंधों की बात करते हैं, अंतर संबंधों की बात करते हैं। और इनमें से अगर आपको एक आर्टिकल चुनना हो, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? 74। ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? 74। तो सबसे पहले हम 74 को ही समझ लेते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया इसी को समझेंगे। तो इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को, क्या कहा गया? भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता, परामर्श एवं सहायता, एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी एक क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का क्या होगा? मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो इस 74 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को सलाह, या इसी को आप परामर्श कह लीजिए, सलाह या परामर्श एवं सहायता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड एंड एडवाइस, देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब यहां समझिएगा, कई प्रश्न उत्पन्न हुए कि क्या मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी, सहायता देगी, क्या भारत के राष्ट्रपति को इसको मानना बाध्यकारी होगा? यह प्रश्न उठना शुरू हो गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। कहा जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो सहायता एवं सलाह भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी, क्या भारत का राष्ट्रपति उस सहायता एवं सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है? तो इसमें जो सहायता एवं सलाह
की बात की गई जो मंत्रिपरिषद के द्वारा किसको प्रदान की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाएगी। तो ये प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, यानी जवाहरलाल, जवाहरलाल। तो इनके बीच में ये संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। तो ये प्रश्न किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या प्रश्न किया कि क्या वे मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, मानने के लिए क्या वे बाध्य हैं। ये प्रश्न किसके द्वारा किया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह प्रश्न किया। जब ये प्रश्न किया, क्योंकि कुछ भी इस समय तक अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया था, संविधान में काफी ज्यादा अस्पष्टता थी, संविधान में काफी ज्यादा अस्पष्टता थी। तो ऐसी कंडीशन जब उत्पन्न हो गई कि क्या भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह के अनुसार काम करना होगा, क्या उन्हें सहायता एवं सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 60 का हवाला दिया कि वो आंख बंद करके कुछ भी सहायता एवं सलाह मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को दे देगी तो मानने के लिए बाध्यकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किसका हवाला दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हवाला दिया एक आर्टिकल अनुच्छेद 60 का। आपको पता है अनुच्छेद 60 यहां राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 60 का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम भी संविधान के संरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड की कसम खाए हैं। तो हम हर एक सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा जो हमको दी जाती है हम भी बाध्य नहीं हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी, यानी जो शपथ ली जाती है ये किस चीज की ली जाती है, तो ये शपथ ली जाती है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम हर एक सलाह आंख मूंद करके, आंख बंद करके, कुछ भी अगर मंत्रिपरिषद हमको सलाह दे दी गई तो हम हर एक प्रकार की मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जब ये मुद्दा चला और ये और गर्माता गया, यानी क्योंकि अब ऐसा क्यों प्रश्न किया, क्योंकि अभी कोई क्लेरिफाई नहीं किया गया। दूसरा जो कद था पंडित जवाहरलाल नेहरू का और पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये स्वतंत्रता संग्राम में समान रूप से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए हुए थे, इसलिए दोनों का वर्चस्व यानी आमने सामने आया। यानी ये राष्ट्रपति
ने अनुच्छेद 60 का हवाला दे दिया कि हम भी भारतीय संविधान की के संरक्षण, परिरक्षण और अभिरक्षण की कसम खाएं। संविधान को बचाना हमारा भी कर्तव्य दायित्व है। तो हम हर एक प्रकार की मंद परिषद के द्वारा जो हमको सहायता व सलाह दी जाती है उसको हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ और अब और ज्यादा मामला ये गर्म होता गया, आगे चल करके इसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाएगा, यानी इसी समस्या का समाधान करने के लिए इसी समस्या का समाधान करने के लिए संविधान संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता? संविधान संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। देखो, इंदिरा गांधी की सरकार आई और आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा एक से एक काले कारनामे किए गए, आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाया गया और इतना ही नहीं, एक संविधान संशोधन किया गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी सबसे पहले इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? दोनों को ऐड कर लो, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह को भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ये संविधान संशोधन कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर अब जो मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा जो भी सहायता एवं सलाह, जो परामर्श दे दिया गया भारत के राष्ट्रपति के पास, अब भारत के राष्ट्रपति के पास कोई किंतु परंतु का ऑप्शन नहीं है। उसे हर हालत में उस सहायता एवं सलाह मानना ही पड़ेगा। उसे हर कीमत पर वो सहायता एवं सलाह उसे मानना ही पड़ेगा। उसे क्या करना होगा? उसे मानना ही पड़ेगा। आगे चलकर इसी प्रभाव को एक और 44वें संविधान संशोधन, यहां देखो रिपीट हो रहा। रिपीट का मतलब हुआ कि इन दोनों को ऐड करोगे 1978। और इस समय सरकार किसकी है? जनता सरकार है। जनता दल की सरकार है। कौन दल? जनता दल की सरकार। जनता दल की सरकार। और इस समय अब पीएम कौन है? मोरारजी देसाई। अब इनके प्रधानमंत्रित्व के काल में एक 44वां संविधान संशोधन किया गया और एक कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता
एवं परामर्श को एक बार इसको फिर आप ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे कहा गया एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भारत का राष्ट्रपति लौटा सकता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सहायता एवं सलाह दी गई थी, मान लो पहली बार कोई सहायता एवं सलाह दी गई है, उसमें बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए, यानी कोई परिवर्तन के साथ विदाउट चेंज और विद चेंज, यानी परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के वही सेम सहायता एवं सलाह फिर से दी जाती है भारत के राष्ट्रपति के पास, तो अब दोबारा भारत का राष्ट्रपति सहायता एवं सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अब यानी रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए एक बार तो भेज सकता है, लेकिन दोबारा सहायता एवं सलाह सेम एज अगर वो प्रदान की गई या उसमें कोई परिवर्तन किया गया, तो अब भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। ये परिवर्तन किया गया, ये क्या किया गया, ये परिवर्तन किया गया। और ये परिवर्तन, एक तो ये मुद्दा चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ और इसी प्रकार का मुद्दा चल रहा था, वो कौन था, ये आर्टिकल 78 को लेकर के था, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया, पीएम के कर्तव्य का उल्लेख। पीएम का कर्तव्य क्या होगा, तो इसके पीछे भी हमने आपको कल ही बताए थे। क्या बताए थे, पीएम का कर्तव्य होगा कि वह संसद के विधायन के प्रस्ताव, संसद के विधायन के प्रस्ताव एवं प्रशासनिक मामलों के निर्णय, प्रशासनिक मामलों के मंत्रिपरिषद के निर्णय, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों, जो डिसीजन लिए गए निर्णयों को पीएम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति से कम्युनिकेट करना होगा। एक ये बात की गई। और दूसरी बात की गई, क्या दूसरी बात की गई, दूसरी बात की गई कि मान लो कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो इसे राष्ट्रपति को अवगत कराना होगा, राष्ट्रपति को अवगत कराना होगा। ये दो हो गए। और तीसरा इसी में कहा गया, पहले समझ लो कि मान लो कोई भी प्रशासनिक डिसीजन लिया गया मंत्रिपरिषद के द्वारा, या कोई लेजिस्लेशन के लिए प्रस्ताव से संबंधित कोई मंत्रिपरिषद विचार कर रही है, तो इन सब के बारे में भारत के राष्ट्रपति को
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि भारत के राष्ट्रपति को कम्युनिकेट करें, संसूचित करें, पहला। दूसरा हमने क्या बताया कि अगर कोई मंत्री है, पर्यावरण मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कोई भी A to Z मान सकते हो, उनके द्वारा अपने स्तर पर कोई डिसीजन ले लिया गया है, लेकिन उस डिसीजन को मंत्रि परिषद ने विचार, कंसिडरेशन नहीं किया है, तो ऐसे डिसीजन को भी प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को अवगत कराए। तीसरा, जब भी समय समय पर प्रधानमंत्री कोई सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री, जब तीसरा पॉइंट है, जब भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा सूचना मांगी जाए तो पीएम उपलब्ध कराए। पीएम उपलब्ध करवाएं। यहां पर कई प्रश्न उत्पन्न हुए। यहां पर कई प्रश्न उत्पन्न हुए। यहां पर कई प्रश्न उत्पन्न हुए। क्या प्रश्न उत्पन्न हुए कि क्या हर एक सूचना को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, या कुछ गुप्त सूचनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देने से मना क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या प्रधानमंत्री को जब भी राष्ट्रपति सूचना मांगे, सूचना देना अनिवार्य है, बाध्यकारी है? तो यहां पर भी भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच के जो संबंध है, उसमें संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। अब आप निष्कर्ष वाले में पहुंचेंगे तो निष्कर्ष वाले में आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, और कार्यपालिका भी विधायिका या लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक तरीके से देश या राष्ट्र हित में जो उचित व तर्कसंगत है, ऐसे मामले में सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध की राजनीति का सहारा लेना चाहिए। तो ये आप निष्कर्ष में अंत में आप क्या बता सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन आएगा, इस बार एक क्वेश्चन आया भी था, ये आपका ऑप्शनल पेपर, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर और जीएस दोनों पेपर में क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच अंतर संबंधों की विवेचना कीजिए। तो उसमें हमने सारे पॉइंट कौन कौन से आप आर्टिकल का सहारा ले करके इसकी विवेचना करोगे, उसको भी हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ ये कंप्लीट होने के साथ हम समझेंगे, अंतर संबंध भी जान लिए। अब भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया कैसे जाता है? कैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, क्या समझने वाले हैं? यानी महाभियोग, और महाभियोग इम्पीचमेंट,
महाभियोग, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट। इसका स्पेशल उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया? अनुच्छेद 61 में किया गया। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या उल्लेख किया गया? इसमें कहा गया कि अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का उल्लंघन किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का क्या किया जाता? उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में संसद के कुल सदस्य संख्या के 1/4 ये मेंबर प्लस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस अगर ये दी जाती है, तो राष्ट्रपति को यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, नोटिस देना होगा। और जिस भी सदन में आप लाते हो, लोकसभा में लाते हो, संसद के लोकसभा में लाते हो या राज्यसभा में लाते हो, तो क्या करना होगा कि महाभियोग प्रक्रिया के लिए संसद के जिस भी सदन में लाया जाएगा, संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो इसके 1/4 या इसके 1/4 जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाना है 1/4 प्रस्ताव 1/4 सदस्य लाए हैं। अब ये प्रस्ताव आएगा तो फिर क्या, भारत के राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया यानी शुरू हो जाएगी। मान लो एक चीज यहां समझिएगा, अब प्रस्ताव क्या हो जाएगा? प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो अब मान लो जो महाभियोग है यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यानी महाभियोग लाया जा सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहां किसी भी सदन का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता। जिस भी सदन में मान लो लोकसभा में लाया जाता, तो यहां एक ध्यान समझिएगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित।
अगर यहां से प्रस्ताव पारित हो गया तो ये फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। यहां ये राज्यसभा जांच करेगा। यहां भी यानी कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का यहां भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत से प्रस्ताव पारित, उपस्थिति एवं मतदान वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव पारित। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दें। क्या ध्यान दें? भारत के जो महाभियोग प्रक्रिया में, महाभियोग प्रक्रिया में महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन सदस्य शामिल होते? तो इसमें निर्वाचित और साथ में नामित, एमपी। और एमपी कहां के? ये संसद के शामिल होते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसमें निर्वाचन प्रक्रिया में हमने देखा था कि उसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। इसमें निर्वाचित व नामित, लेकिन संसद के केवल सदस्य शामिल होंगे। और इसमें और क्या ध्यान देने वाली बात है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया में कौन? ना तो विधान सभा के एमएलए और ना ही विधान परिषद के एमएलसी शामिल होते हैं, एमएलए और एमएलसी महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, यानी कौन शामिल होता है? तो एक शब्द में अगर इसको आपको बोलना हो तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? केवल संसद के सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब यहां एमपीज शामिल होते हैं। अब ये दोनों सदनों से जिस दिन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसी दिन जिस दिन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसी दिन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यानी वो अपने पद से हट जाएंगे। तो इसमें और क्या, लास्ट में आप देखिएगा पूरा का पूरा ये एक संसद के पटल पे सारी कार्रवाई होती है। तो जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये महाभियोग की प्रक्रिया यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट डाल देगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। इसी को क्या कहा जाता? इसी को कहा जाता क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। ये कैसी प्रक्रिया है? ये महाभियोग की प्रक्रिया एक प्रकार से क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं।
तो ये भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक प्रक्रिया क्या थी वो भी हमने आपको समझा दिया। वो भी हमने क्या किया, आपको समझा दिया। यहां एक चीज और समझिएगा कि मान लो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति और साथ में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी एक कानून भी संसद ने पारित किया है। इनके निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, ये कब का कानून है? 1952 का कानून है। 1952 का कानून है और नियम इससे संबंधित कब बनाए हैं? तो 1974 में। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। और आपको क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हो गया। अब इसमें भारत के राष्ट्रपति अगर नहीं है तो, अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है, प्रेसिडेंट अगर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं, तो इसका काम कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 65 के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा, और यह अधिनियम कब का है? तो प्रेसिडेंट डिस्चार्ज एक्ट, डिस्चार्ज ऑफ सर्व एक्ट 1969। क्योंकि ये कंडीशन कब उत्पन्न हुई थी? ये बात है 1969 की। 1969 में जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ये कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन भी आता, कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु? कार्यकाल के दौरान मृत्यु, इनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु, यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। और इस समय जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, इनको क्या बनाया गया? यानी इनको बनाया जाता है राष्ट्रपति। लेकिन चुनाव में ये बाद को क्या, राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, उम्मीदवार घोषित। तो ये कार्यवाहक के रूप में जो काम कर रहे थे बीबी गिरी, फिर से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो जो ये प्रेसिडेंट डिस्चार्ज एक्ट 1969 बनाया गया, तो इसी में साफ साफ लिखा गया
और क्या लिखा गया, तो इसमें साफ साफ लिखा गया कि प्रेसिडेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वाइस, अगर प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी पहले राष्ट्रपति, अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के मुताबिक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर वो भी नहीं है तो कौन करेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। आप कहेंगे कि 1969 में एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, 1969 में एकमात्र सीजीआई, एकमात्र सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति बने, इनका नाम क्या था, यम हिदायतुल्ला, यम हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, यम हिदायतुल्ला। ये एकमात्र ऐसे सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। और कब, 1969 में। तो क्वेश्चन यहां से आपके निकलेगा कि कार्यकाल के दौरान कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बनाए तो गए, लेकिन 1969 में ही चुनाव राष्ट्रपति के घोषित कर दिए जाते। ये उम्मीदवार के रूप में चुनाव में के मैदान में उतर आते हैं। ऐसे में उस समय यम हिदायतुल्ला भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे, वो मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय के लिए यम हिदायतुल्ला के द्वारा राष्ट्रपति की भूमिका के रूप में कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता। तो जो ये एक्ट आपके सामने प्रेसिडेंट डिस्चार्ज एक्ट 1969, इन सबको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो कोरिलेशन से क्वेश्चन क्या है, यानी इसमें मिला करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला एक क्वेश्चन और आपके सामने पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, मान लो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से किसी भी प्रकार का शंका या संदेह उत्पन्न हुआ तो भारत के राष्ट्रपति और साथ में उपराष्ट्रपति, दो को शामिल किया गया, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन को लेकर के कोई भी शंका या संदेह, कोई भी शंका या संदेह अगर उत्पन्न होता है तो इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा, निपटारा। इसको क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटारा किया जाएगा, निपटारा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, निर्णय अंतिम होगा। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्णय नहीं देगा, यहां कौन, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो ये आप जो ये बात आप यहां देख रहे हो, इसके लिए एक साफ साफ अनुच्छेद लिखा गया है, अनुच्छेद का नाम है 71। संविधान का जो अनुच्छेद 71 है, संविधान के अनुच्छेद 71 में ये बात लिखी गई है।
संविधान के अनुच्छेद 71 में ये बिल्कुल क्लियर किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी शंका या संदेह या कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्णय दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी निर्णय देगा वो अंतिम होगा, फाइनल होगा। वो क्या होगा? अंतिम होगा, फाइनल होगा। वो क्या होगा? वो अंतिम होगा, फाइनल होगा। अब इसी में और क्या इसमें बचता है, हमने अपनी तरफ से यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे वो सारे हमने आपको क्या किया, करा दिया। एक चीज और ध्यान लास्ट में आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बात क्या ध्यान देने लायक है इसको भी समझ लीजिए। जैसे हमने कहा था राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो इसमें जो एमपी का मत मूल्य होता है, एमपी का मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य, यह लोकसभा के एमपी इज इक्वल टू राज्यसभा के एमपी। राज्यसभा के एमपी राज्यसभा के एमपी यानी लोकसभा व राज्यसभा की एमपी का मत मूल्य बराबर होता है। इसका मतलब यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के एमपी का मत मूल्य बराबर होता है, मत मूल्य बराबर होता है। लोकसभा और राज्यसभा की एमपी का मत मूल्य क्या होता है? बराबर होता है। ये कितना होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एमपी का मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य ये फिक्स है। ये कितना? ये 708। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल क्या है? 708 फिक्स है, ये बराबर होगा। लेकिन एमएलए का मत मूल्य राज्यवार परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, होता रहता है। इनमें राज्य में यानी एमएलए का मत मूल्य सबसे अधिक कहां का है? तो आपको जाहिर सी बात है एमएलए का मत मूल्य सर्वाधिक कहां का आएगा? तो ये आएगा सर्वाधिक कहां का है? सर्वाधिक अपने यूपी का है, सर्वाधिक यूपी का है। और यूपी का कितना है भाई? यूपी का जो सर्वाधिक मत मूल्य है ये कहां? ये यूपी का है 208। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, इसका मत मूल्य कितना आता है? इसका आता है 175। बाकी आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, जहां जनसंख्या कम है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, प्लस सिक्किम हो गया, प्लस गोवा हो गया, यहां पर मत मूल्य मात्र 8 आता है। देखो अंतर आ गया कि नहीं? तो याद रखिएगा एमएलए का मत मूल्य बराबर नहीं होता है। अब जैसे एमपी का मत मूल्य आपको 208 बताएं फिक्स है, ये कैसे निकाला जाता है? तो देखो एमएलए का पूरे भारत में सभी राज्यों के एमएलए का, भारत के सभी राज्यों के एमएलए का, ये लिखो ज्यादा सही रहेगा, भारत के सभी राज्यों का, भारत के सभी राज्यों के
एमएलएज का कुल मूल्य ये कितना है? ये है 49,549 ये टोटल है। 49,549 ये है। और भारत में कुल एमपी कितने हैं? कुल एमपी इसकी बात करें, भारत में कुल एमपी हैं 776। ये इस बार क्वेश्चन भी आया था ये। अब ये एमपी का मत मूल्य निकालोगे, ये आपको सिखा रहे हैं, यहां आप निकाल के भी आप देख लीजिए। अब यहां पर क्या निकालोगे? एमपी का मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य। तो पीछे जो आपने फार्मूला सीखा था वो फार्मूला लगा दीजिए। सभी भारत के सभी राज्यों के एमएलए का कुल मत मूल्य कितना है? 49,549 बटा ये 776 से भाग दे दो, तो ये आपका निकल के कितना आएगा? ये 706 आएगा। कितना निकल के आएगा? ये 706 आएगा। अभी जो आप पीछे लिखे थे कितना निकल के आएगा? 706 निकल के आएगा। ये फिक्स है। ये राज्यसभा और लोकसभा के एमपी का मत मूल्य निकल आया, 706 निकल के आएगा। अगर इससे आप डिवाइड करोगे तो इस फार्मूले से आपका ये निकाला जाता है। बात समझ में आई? ये भी आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपका मत मूल्य भी आपको हमने निकालना सिखा दिया। अब क्या बचता है? कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लगभग भारत के राष्ट्रपति को हमने हर एक एंगल से, हर एक तरीके से हमने क्या किया? कवर करने की कोशिश की। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने, यानी 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? देखो, अब भारत के हम राष्ट्रपति देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 से लेकर 1962। और ये कितनी बार बने? 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। 2 बार। कितनी बार राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। कितनी बार बने? 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, 1952 से लेकर 62 तक। 52 से लेकर 62 तक बने हैं। अगले हैं डॉक्टर, यानी अगले फिर डॉक्टर, शुरू के 3 डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये तो हो गए प्रथम राष्ट्रपति। अगले डॉक्टर राधा कृष्णन, ये 1962 से लेकर 67। 1962 से लेकर के 1962 से लेकर 67 डॉक्टर राधा कृष्णन। और 1967 से 69 के बीच डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अभी हमने बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये 2 साल के लिए बनते हैं। क्यों? क्योंकि 1967 से लेकर अभी हमने कहा 69 वाला याद रखो। 69 वाले में यानी एम हिदायतुल्लाह इसलिए राष्ट्रपति बने थे क्योंकि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन हैं, ये ऑफिस में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? इनकी मृत्यु ऑफिस में इनकी मृत्यु हुई। तब ये 2 साल 69 में पद खाली हुआ। फिर आपका 69 में अगले राष्ट्रपति चौथे कौन बने? बीबी गिरी। तो अगले चौथे राष्ट्रपति कौन बनते हैं?
बीबी गिरी, बीबी गिरी। और बीबी गिरी ये कब? 1969 में। बीबी गिरी 1969 में राष्ट्रपति बनते हैं और 74 तक रहते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये 1969 से 74 तक रहते हैं। ठीक, बीबी गिरी। अगले हैं बीबी गिरी के बाद अगला देखिएगा 5वां, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, रबर स्टाम्प के रूप में इनको जाना जाता है। और ये 1974 से लेकर के 1977, क्योंकि 77 में पहले ही एक साल बाद पहले चुनाव घोषित कर दिया गया। और इन्हीं को संज्ञा क्या दी जाती? रबर स्टाम्प की, रबर स्टाम्प की, रबर स्टाम्प की संज्ञा, इनको रबर स्टाम्प की संज्ञा दी जाती है। 5वें के बाद अगले 6ठे है कौन? तो ये आपका फखरुद्दीन अली अहमद हो गए। अगले हैं ये आपका यन संजीव रेड्डी, यानी संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। यन संजीव रेड्डी, कोई यन संजीव रेड्डी। और इसके लिए आपको क्या यन संजीव रेड्डी का क्या ध्यान रखना? क्वेश्चन आपके निर्विरोध, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। और ये कब? इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 82, 1977 से लेकर 82, 1977 से लेकर 82। और 82 में आते हैं ज्ञान देने के लिए ज्ञानी जैल सिंह। 1906 तक हो गया। 7वें नंबर पे, 7वें पे कौन आते हैं? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल है 1982 से लेकर 87। ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्हीं ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में किया गया था। 1986 में कौन विधेयक था? डाकघर वाला, भारतीय इंडियन पोस्ट ऑफिस, इन्हीं के द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले, पॉकेट वीटो का प्रयोग किए। ये इसके लिए जाने जाते ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बाद एक मजबूत राष्ट्रपतियों में इनकी काउंटिंग की जाती है। 8वें नंबर पे कौन है? ज्ञानी जैल सिंह के बाद 8वें नंबर पे कौन है? आर वेंकट रमन। कौन? आर वेंकट रमन। ये भी मजबूत राष्ट्रपति में इनकी गिनती होती है। आर वेंकट रमन 1987 से लेकर 1992, 1987 से लेकर 1992 और 1992 से लेकर के 97, 7 से 57, 7 से शंकर, 92, 97 शंकर, 97 से 92 से 97, 92 से 97 यानी 9 नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। 9 नंबर पे कौन थे? शंकर दयाल। 7 से शंकर, 7 से 97, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और ये 1992 से
1997 तक। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक ये रहते हैं। फिर के आर नारायणन, अगला कौन है? के आर नारायणन। के आर नारायणन, नारायणन ये 1997 से लेकर 2002। क्या नारायणन 1997 से 2002। और 2002 के आगे अब आपको सारे याद होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। और ये 2002 से लेकर 2007। 2007 के बाद 12 तक प्रतिभा पाटिल। 12 नंबर पे कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। 2007 से लेकर के 2012। और 13 नंबर पे कौन है? प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कब? तो 2012 से लेकर 17। और ये प्रणब मुखर्जी दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति। क्योंकि इसके पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 के बाद 14 रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर के 2022। और ये पहले दलित राष्ट्रपति। इसके बाद 15 नंबर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये 2022 से लेकर 2027 तक ये राष्ट्रपति रहेंगी। अगर हम ये द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से। और क्या पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। क्योंकि प्रतिभा पाटिल के बाद ये दूसरी, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती हैं। तीसरी बात ये, झारखंड की गवर्नर भी रही हैं, झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और क्या द्रौपदी मुर्मू के संबंध में, इन्होंने शपथ कब लिया है? द्रौपदी मुर्मू शपथ भारत के राष्ट्रपति यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा शपथ 25 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 25 जुलाई 2022 को ली गई है। 25 जुलाई 2022 को ली गई है। और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? तो
इनको शपथ, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यहां शपथ की बात आई है तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शपथ दिलाई जाती। तो ये भी आप शपथ वाला भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, शपथ वाला भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है द्रौपदी मुर्मू ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी, इनके विरोध में कौन उम्मीदवार थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आपका ये टॉपिक पूरा क्या हो गया? कंप्लीट होता है। और आज हम पूरी तरीके से भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, हर एक पॉइंट पे काफ़ी डिटेल चर्चा पर चर्चा हमने किया और आपने इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अब भारत के राष्ट्रपति का जो नोट्स लिखा दिया गया है, इसी नोट्स को बार बार क्या करना है? रिवाइज करना। यकीन मानिए हमने करंट तक का अपडेशन करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं वो भी हमने आपको बताया, साथ में अन्य जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेशन हुआ वो भी हमने बताया, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। यकीन मानिए आपके एग्जाम में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर तक बता रहे हैं, इसके बाहर कुछ भी पूछे जाने की गुंजाइश ना के बराबर है। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कल हम लोग क्या उपराष्ट्रपति नामक टॉपिक को कवर करेंगे। तो उपराष्ट्रपति को कल हम एक दिन में उपराष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, तो कल हम लोग उपराष्ट्रपति के पर चर्चा कर लेंगे, फिर आपका उपराष्ट्रपति भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक। और जाते जाते एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो चूंकि 2 राष्ट्रपति 2 बार बने हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 से 62 और प्रणब मुखर्जी यानी 12, ये आपका 7 से लेकर 17 के बीच, ये 2 बार बने। तो इसीलिए आप 2 और काउंट कर दो। वैसे ये क्रोनोलॉजी में आप देखेंगे व्यक्त वाइज नहीं, तो 15 नंबर वो 17 नंबर इनका द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूम में हो जाएगा। एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा और फिर आप क्वेश्चन क्या करिएगा, कीजिएगा, और आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले कल फिर हमारी आपकी क्या होगी? मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।